बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर एंड अनसर्टेनिटी इन एन ए मेजरमेंट। अब सबसे पहली बात यह है कि जब हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, हम ऑलरेडी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। अब जब किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो उसके लिए कोई हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे हमने उस क्वांटिटी को मेजर करना है। और जब हम इंस्ट्रूमेंट से क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो लाजमी नहीं कि जो हमारे पास वैल्यू आए, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी, जो हमने इंस्ट्रूमेंट से ली हुई है, वो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअल में उस क्वांटिटी की है उससे मैच करे। सपोज़ कि मेरे पास ये मार्कर है। अब आपको वर्नियर कैलिपर्स दिया जाता है और आपको कहा जाता है इस मार्कर का डायामीटर निकालें। अब आप इस मार्कर का डायामीटर निकालते हैं। आपने एक बार मार्कर का डायामीटर निकाला, आपके पास कुछ वैल्यू आई लाइक 1 सेंटीमीटर। दूसरी बार निकाला, यही डायामीटर, सेम मार्कर, सेम इंस्ट्रूमेंट है आपके पास और वैल्यू कोई 1.1 सेंटीमीटर आई। थर्ड टाइम 0.9, 1.2 एंड 1.3 अप टू सो ऑन। तो अब ये वैल्यूज़ हमें क्या बताती हैं? हालांकि होना ऐसा चाहिए था कि अगर एक बार आपके पास 1 सेंटीमीटर रीडिंग आ रही है तो हर बार 1 सेंटीमीटर आनी चाहिए, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि आपके पास जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएट कर जाती है और हर बार आपके पास पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट रीडिंग आए। अब एक तो हमारे पास इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी इस डायामीटर की। सपोज़ करें कि डायामीटर की एक्चुअल वैल्यू है आपके पास 1.1 सेंटीमीटर। अब आप मेजर कर रहे हो तो आती है 1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर या 1.3 या 1.25 अप टू सो ऑन। इसका मतलब है 1.1 सेंटीमीटर से ये सारी रीडिंग्स मोस्टली डिफरेंट आ रही हैं और डिविएट कर रही हैं ओरिजिनल रीडिंग से। अगर 1.1 सेंटीमीटर इसकी ओरिजिनल रीडिंग है या ट्रू रीडिंग है तो इससे जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है, लाइक आपके पास रीडिंग आती है 1.2 सेंटीमीटर और डिफरेंस आ जाते हैं दोनों के दरमियान 0.1 सेंटीमीटर का। अब ये जो डिफरेंस है ये आपको बता रहे हैं कि हाउ मच यू आर कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ डिविएटेड फ्रॉम ट्रू आर एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, कि इस क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू से आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी दूर है या इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको देता है एरर, कि आनी हमारे पास क्वांटिटी की रीडिंग 1.1 चाहिए थी बट हमारे पास आ रही है 1.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है डिफरेंस आ रहा है 0.1 का। ये जो डिफरेंस है ये बताता है कि हमारी रीडिंग कितनी एरर दे रही है और ये डिफरेंस असल में एरर के इक्वल है। लेकिन यहाँ दो टर्म्स हैं आपके पास, एरर एंड अनसर्टेनिटी। एरर तो आपको पता चल गया कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस है, लेकिन एक सवाल और यहाँ पैदा होता है कि अगर हमें ट्रू वैल्यू का पता है कि 1.1 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है तो फिर हमें कैलकुलेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? हमें पता है ऑलरेडी, फिर हम क्यों कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे? तो ये ऐसी बात नहीं है कि हर वैल्यू की रीडिंग आपको दी हुई हो कि 1.1 सेंटीमीटर है। ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू असल में हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में उस रीडिंग को कहते हैं जो हम मतलब प्रोबेबिलिस्टिकली ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं बाकी तमाम रीडिंग से। लाइक आपने ये रीडिंग्स ली 1, 2, 3, 4, 5, एक ही क्वांटिटी की 5 रीडिंग्स ली और आपको नहीं पता कि इन पाँचों में से कौन सी ज़्यादा मतलब एक्यूरेट है या किसको हम ट्रू वैल्यू माने, फर्स्ट को माने, लास्ट को माने या इंटरमीडिएट वाली किसी को माने, तो आपको पता नहीं है। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमें असल में जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है वो एक तरह से अडॉप्ट करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल। प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि अगर आपके पास एक कॉइन है, कॉइन को आप टॉस करें तो अगर एक बार आपके पास एक साइड आ रही है तो लाजमी नहीं है हर बार वही साइड आए। अब कौन सी साइड आएगी? तो प्रोबेबिलिटी बताती है कि अगर 50% आपके पास एक साइड आ रही है तो इतनी ही चांसेस हैं कि आपके पास दूसरी साइड भी इतनी ही बार आए। लाइक आपने 10 बार अगर कोई कॉइन उछाला है तो अगर मतलब एक साइड आपके पास
5 टाइम्स आई है तो ऑलमोस्ट दूसरी भी 5 टाइम आनी चाहिए, या 6-4 की रेशो में आ सकती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि इक्वल चांसेस हैं एक साइड आने के और इतनी ही चांसेस दूसरी साइड आने के भी। क्लियर। अब जब हम किसी भी क्वांटिटी की रीडिंग लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रीडिंग्स लेते हैं, 3, 4, 5, 8, 10, और ये मोस्टली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, एग्जामिनर पूछता भी है कि हम ज़्यादा रीडिंग क्यों लेते हैं। तो ज़्यादा रीडिंग हम इसीलिए लेते हैं ताकि हम प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकें। अब सपोज़ करें हमने एक बार रीडिंग इसकी ली, हम अगर सिर्फ 2 रीडिंग ली, अगर 2 बार हम कॉइन उछालें तो लाजमी नहीं कि एक बार एक साइड आई दूसरी बार दूसरी साइड। अब हमने रीडिंग ही कम ली है तो पॉसिबल है कि दोनों बार सेम साइड आ जाए। लेकिन अगर हम 10 रीडिंग लें, 10 बार कॉइन को उछालें तो इसमें बिल्कुल भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि 10 बार एक ही साइड आएगी। अगर 20 लें तो प्रोबेबिलिटी 50-50 की ज़्यादा बनती जाएगी, 50 लें तो और ज़्यादा, 100 लें तो 50-50 चांसेस एक तरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं जब हम नंबर ऑफ़ रीडिंग्स बढ़ा रहे हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ़ रीडिंग्स ले लो, लाइक डायमीटर फाइंड करना है, इसकी 4-5 रीडिंग ले ली। अब प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल ये कहते हैं कि जो इसका एक्चुअल आंसर होगा पॉसिबल है कि 50% रीडिंग्स आपकी उससे कम रीडिंग दें और 50% उससे ज़्यादा रीडिंग दें। लेकिन जब आप एवरेज वैल्यू लोगे तो जितनी ज़्यादा हैं इतनी ही कम रीडिंग्स भी हैं, तो एवरेज उनका आपको ऑलमोस्ट वही आंसर मिलेगा जो इसकी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल करीब करीब होगा। तो इस तरह हम ट्रू वैल्यू फाइंड करते हैं बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल गिवन रीडिंग्स। तो हमने इनकी एक तरह से एवरेज वैल्यू ली कि जो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जिसकी हम बात करते हैं वो असल में एवरेज वैल्यू होती है ऑफ ऑल दी गिवन रीडिंग्स। और एवरेज वैल्यू हमने ली इन 5 की, तो आपके पास सम ऑफ ऑल दीज रीडिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग, तो आपके पास ये आंसर आ गया 1.1 सेंटीमीटर। अब 1.1 सेंटीमीटर हमारे पास ये जो मार्कर है इसका डायमीटर आ गया या इसका रेडियस आ गया। तो ये 1.1 सेंटीमीटर, इसको अब हम एक्चुअल या ट्रू वैल्यू मानेंगे क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है हमारी तमाम मेजर की हुई वैल्यूज़ में से। अब अगर एक्चुअल वैल्यू ये है तो हर रीडिंग इसे डिविएट कर रही है। हम ये देखेंगे कि अगर एक्चुअल वैल्यू आपके पास 1.1 सेंटीमीटर है तो 1.1 सेंटीमीटर से फर्स्ट रीडिंग कितनी डिविएट कर रही है, 0.1 जितनी, सेकंड रीडिंग 0.9 जितनी, थर्ड रीडिंग 0 जितनी, फोर्थ रीडिंग 0.1 जितनी, 1.1 से कितना डिविएट कर रहा है, 0.2। इसका मतलब है इंडिविजुअल एरर हर एक रीडिंग में कितनी आ रही है, 0.1, 0.1, 0, 0.1, 0.2। बट ये तो हमारे पास 5 अलग-अलग से एरर्स आ रही हैं। हम इस ट्रू वैल्यू में एरर किसको कंसीडर करें, तो हम इस पहली को कंसीडर करें, लास्ट को या किसी इंटरमीडिएट को। तो हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम किसी को रेंडमली पिक कर लें और वही एरर हो एक्चुअल वैल्यू में, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ भी प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल लगाएंगे कि ये तमाम इंडिविजुअल एरर्स हैं, इनका भी एवरेज लो, सम ऑफ ऑल एरर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो हमारे पास जो इनकी एवरेज एरर आएगी वो असल में 0.1 आ रही है और वो एक्चुअल रीडिंग में एरर है कि एक्चुअल रीडिंग हमारे पास ये आ रही है 1.1 और इसमें एरर कितनी आ रही है, 0.1। मतलब हमारी जो रीडिंग है वो डिविएट हो रही है बाई 0.1 सेंटीमीटर फ्राम इट्स एक्चुअल वैल्यू आर एक्चुअल रीडिंग। क्लियर है। अब एक्चुअल रीडिंग से अगर 0.1 जितनी हमारी रीडिंग डिविएट हो रही है, हमारे पास इसकी ट्रू वैल्यू आ रही थी 1.1 और हमने जब रीडिंग ली आई 1.2, तो डिविएशन कितनी आ गई, 0.1। ये 0.1 है एरर। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम एक्चुअल आर ट्रू वैल्यू ऑफ एन ए क्वांटिटी। एक्चुअल या ट्रू वैल्यू जो हमने एवरेज वैल्यू लेकर फाइंड की हुई है उससे जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, जो अब हम मेजर कर रहे हैं, वो कितना डिविएशन शो कर रही है या कितना डिफरेंस है उन दोनों के दरमियान। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है अनसर्टेनिटी। अगर एरर है कि एक्चुअल वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से हमारी मेजर्ड रीडिंग कितनी डिविएट कर रही है, तो अनसर्टेनिटी फिर क्या है, मतलब तो दोनों का सेम है, एरर का भी वही मतलब है, अनसर्टेनिटी का भी वही मतलब है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अनसर्टेनिटी हमें ये बताती है
कि जो हम रीडिंग मेजर कर रहे हैं वो एक दूसरे से कितनी अनसर्टेन है। मतलब कि अगर हम एक बार मेजर कर रहे हैं तो 1 आ रही है, तो दूसरी बार भी 1 सेंटीमीटर आए, इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई अनसर्टेनिटी नहीं, दोनों सर्टेन वैल्यू दे रही हैं 1। लेकिन एक बार हमने की 1 सेंटीमीटर, दूसरी बार 1.1 और तीसरी बार 0.9। एक तरह से ये रीडिंग्स क्या शो कर रही है? डिस्पर्जन शो कर रही है, डिस्पर्जन इफेक्ट कि ओरिजिनल अगर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू 1.1 है तो इससे डिस्पर्स हो रही है, एक तरह से डिस्पर्जन का इफेक्ट शो कर रही है। तो अनसर्टेनिटी असल में जो किसी भी क्वांटिटी की हम रीडिंग्स लेते हैं बहुत सारी, उन रीडिंग्स में डिस्पर्शन जो अफेक्ट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि रीडिंग्स कितनी एक दूसरे से डिस्पर्स हो रही हैं या रीडिंग में डिस्पर्शन इफेक्ट कितना है। और ये डिस्पर्शन इफेक्ट या स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन हमें क्या बताती है? हमें ये बताती है कि जो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू है वो किस रेंज के दरमियान हो सकती है। अब देखो, ये हमने रीडिंग्स ली 5 और इनमें डिस्पर्शन इफेक्ट पाया जाता है। अब मिनिमम जो इसकी वैल्यू है 0.9, 0.9 से कहाँ जा रही है? मैक्सिमम वैल्यू है 1.3। अब ये जो डिस्पर्शन हो रही है ये मिनिमम 0.9 से हो रही है 0.3 तक, और ये हमें क्या बताती है कि ट्रू वैल्यू मस्ट लाई बिटवीन दीज टू रीडिंग्स फ्रॉम 0.9 to 1.3। दैट मीन्स ट्रू वैल्यू कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम 1.3 एंड कैन नॉट डिसीड फ्रॉम 0.9, कि 0.9 से ट्रू वैल्यू कम भी नहीं हो सकती और 1.3 से ट्रू वैल्यू ग्रेटर भी नहीं हो सकती। इन दोनों के दरमियान ट्रू वैल्यू कहीं आएगी और वो हमने एवरेज लेकर निकाली हुई है 1.1 जो इन दोनों के दरमियान आ रही। तो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी एक तरह से डिस्पर्शन, स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन शो करती है, नंबर ऑफ रीडिंग्स जो हम मेजर कर रहे हैं। और ये हमें क्या बताती है? हमें ये बताती है कि एक्चुअल वैल्यू इस क्वांटिटी की किस रेंज में लाई करेगी। मीन इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन ऑफ अ मेजर्ड रीडिंग्स कि ये स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन है ऑफ अ क्वांटिटी दैट गिव्स अस द रेंज विद इन विच ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी लाइज, कि ट्रू वैल्यू असल में किस रेंज के अंदर लाई कर रही है। क्लियर? अब ये तो आपके पास आ गया एरर्स एंड अनसर्टेनिटी, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मोस्टली इन दोनों को सेम माना जाता है लेकिन इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस है। अब सवाल ये पैदा होता है ये जो एरर है या अनसर्टेनिटी है ये क्यों आती है हमारे पास? हमारे पास तो एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए, स्केल से मेजर करते हैं हम या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो रीडिंग एक्यूरेट आनी चाहिए। अगर उसमें एरर आ रहा है तो मेन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से उस रीडिंग में एरर आता है? देखें, सबसे पहली बात क्या है कि हम रीडिंग को किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। सपोज मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर की मैंने लेंथ मेजर करनी है और लेंथ में मेजर करता हूँ किसी स्केल से, और वो स्केल 0 से स्टार्ट होके सपोज 10 सेंटीमीटर तक जाता है। लेकिन काफ़ी पुराना स्केल और कुछ मतलब वो घिसा हुआ है साइड से, 0 असल में जो 0 की लाइन है वो थोड़ी घिस गई है और वो अगली लाइन से स्टार्ट होके 10 तक जा रहा है। मैं मेजर करूँगा 10 सेंटीमीटर, मैं कहूँगा 10 तक पहुँच रहा है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, लेकिन एक्चुअल में वो 10 सेंटीमीटर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो स्केल में यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़ा घिसा हुआ है, वो 10 जितना है ही नहीं। या फिर मोस्टली स्केल पे ऐसा होता है कि 0 की रीडिंग से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी होता है, थोड़ा सा, तो हम उस स्केल से लेके नेक्स्ट फाइनल रीडिंग तक देखते हैं तो वो जो थोड़ी अमाउंट उस स्केल की बाहर होती है 0 वाली लाइन से, वो इतनी अमाउंट में लेंथ हमारे पास ज़्यादा आती है, लेकिन हम उसको फिर भी सपोज 10 सेंटीमीटर मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ज़्यादा आ रही होती है। तो इसका मतलब है जो हम स्केल या फिर आप ये देख लें वर्नियर कैलिपर्स, अगर इसके मेन स्केल और वर्नियर स्केल के 0 आपस में मैच नहीं कर रहे तो एरर आएगा, 0 एरर जितना। क्लियर है? तो हम जो रीडिंग मेजर करेंगे उसमें एरर आएगा। इसका मतलब है सबसे पहला जो मेन काज है रीडिंग में एरर आने का वो क्या है कि अपरेटिस अगर ठीक ना हो, फॉल्टी अपरेटिस। अगर अपरेटिस ठीक ना हो तो एरर आएगी। और सेकंड वन, अगर अपरेटिस ठीक है, सारा कुछ ओके है, आप किसी ऐसे इंसान को लाते हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या जिसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, सेकंड टाइम भी कर रहे हैं, लेकिन वो सारी टेक्निक्स नहीं जानता, प्रॉपर हैंडल करना इंस्ट्रूमेंट को नहीं जानता,
तो इट मीन्स जब वो रीडिंग मेजर करेगा तो रीडिंग में एरर या अनसर्टेनिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो सेकंड वन क्या है, अनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, कि अगर जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट, तो तब भी ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है। थर्ड वन हमारे पास क्या आ सकता है कि सपोज करो आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रही और पेंडुलम यूँ ऑसिलेट कर रही, सडनली हवा थोड़ी ज़्यादा तेज़ होगी तो क्या होगा, ऑसिलेशन में डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है। तो इसका मतलब है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या नेचुरल वेरिएशंस हैं, लाइक अगर हम सी लेवल पे कर रहे हैं जी कुछ और होगा, ऊपर जाते जाएं जी की वैल्यू कुछ और होगी, तो नेचुरल वेरिएशन से भी हमारे पास रीडिंग में एरर आएगा। अगर सी लेवल पे करें तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू कुछ आ गई है, ऊपर जाते जाएं हम स्पेस में अगर पहुंच जाएं तो टाइम पीरियड की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, फार्मूला तो हमने वही लगाया, पेंडुलम भी वही है, बट टाइम पीरियड रीडिंग्स चेंज दे रहे हैं जी की वजह से। ठीक है। तो इस तरह नेचुरल वेरिएशन भी एक काज है जिसकी वजह से एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। या फिर इस तरह समझ लो टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो लेंथ में वेरिएशन आएगी, तब भी टाइम पीरियड चेंज करेगा। उसके बाद अगर आप मतलब कोई रीडिंग लेते हो और रीडिंग लेकर आप उसको सॉल्व करते हो, आपकी टेक्निक प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर टेक्निक आप लगा रहे हो, तो तब भी आपके पास एरर के चांसेस आएंगे। तो थर्ड वन आपके पास नेचुरल वेरिएशन है और फोर्थ वन इम्प्रॉपर टेक्निक है। और लास्ट वन तो आप सब जानते हैं, लास्ट वन क्या हो सकता है, लास्ट वन है आपके पास अगर जो इंसान एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो मतलब उसका जो सेंस है, ह्यूमन सेंस, वो ही परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। तो लाजमी बात अगर उसका ह्यूमन सेंस इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्शन ऑफ अ ह्यूमन सेंस इज आल्सो अफेक्ट, तो तब भी वो रीडिंग जो मेजर करेगा वो प्रॉपर नहीं होगी। इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंस। अब ये मेन काजेज हैं, मेन काजेज जिसकी वजह से एरर आ सकते हैं किसी भी मेजर रीडिंग में। उसके बाद अगली बात है कि अगर हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं और एरर आ जाता है, तो एरर की जब हम स्टडी करते हैं तो दो तरह के मेन एरर आते हैं। एक हमारे पास ऐसा एरर आता है जिसकी काज का हमें पता नहीं होता कि वो किस वजह से आ रहा है या असल वजह उसकी क्या है, और एक कुछ ऐसे एरर होते हैं जिनकी काजेस का हमें पता होता है और जो उनकी वजूहात हैं अगर उनका हमें पता है तो उनको ख़त्म करके हम उस एरर को भी ईज़िली ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास दूसरी किस्म की एरर है वो ऐसी एरर है जिसके काजेज़ का ही हमें पता नहीं। अगर काजेज़ का हमें पता नहीं है तो इसका मतलब उसको वाइप आउट करना इतना आसान नहीं है। 100% हम उसको कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं कर सकते या फ़िल्टर नहीं कर सकते। अलबत्ता कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो अप्लाई करके हम उस एरर को रिड्यूस कर सकते। तो इसी बेस पे हमने एरर की टाइप्स को डिवाइड कर दिया कि हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक वो किस्म है जिसकी काजेज़ का हमें पता है और सेकंड वन जिनकी काजेज़ का हमें नहीं पता, और इनके नाम रख लिए। एक का नाम रख लिया हमने रैंडम एरर और सेकंड वन का नाम रख लिया सिस्टमेटिक एरर। अब रैंडम एरर देखें क्या हो सकती है। लाइक आपने इस मार्कर का डायमीटर निकालना है, आपको दे दिया है वर्नियर कैलिपर्स, आप इसका डायमीटर 2-3 बार निकालते हो और रीडिंग डिफरेंट आती है। तीनों बार आपके पास सेम रीडिंग नहीं आई, रीडिंग डिफरेंट आ रही। अब देखो मार्कर वही है, कंडीशन वही है, इंस्ट्रूमेंट वही है, लेकिन रीडिंग आपके पास डिफरेंट आने का क्या मतलब है। तो ये कुछ अननोन मतलब एक तरह से काजेज़ हो सकती हैं, इनके बारे में एक्चुअल में 100% हमें पता नहीं है। तो इस तरह की एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर, कि रैंडमली आ रही है, कहीं कहाँ से आ रही है, किस वजह से आ रही है ये पता नहीं, कि इसके मेन काजेज़ क्या हैं ये पता नहीं, बट रैंडमली वो रीडिंग में एरर आ रही है। तो ऐसी एरर जो हम किसी एक क्वांटिटी की मतलब मेजरमेंट ले रही हूँ, एक ही इंस्ट्रूमेंट से ले रही हूँ, अंडर सेम कंडीशन ले रही हूँ, बट रीडिंग डिफरेंट आ रही हूँ, तो इस तरह की एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। मीन इफ़ रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी की हम मेजरमेंट बार बार लें अंडर सेम कंडीशन विद सेम अपरेटिस, सेम कंडीशन के तहत एक ही अपरेटिस है, लाइक जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी
गिव्स डिफरेंट वैल्यूज़, लेकिन वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट आए। लाइक इसका डायमीटर निकाल रहे हैं, एक बार 1.5 सेंटीमीटर आया, दूसरी 1.45 सेंटीमीटर, और थर्ड टाइम आपके पास आ रहा है 1.51 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर डिफरेंट रीडिंग्स आ रही हैं एक ही क्वांटिटी की, तो इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर। लेकिन इसके काजेज़ का हमें पता नहीं होता कि ये क्यों आ रहा है। दूसरी बात, अगर इसके काजेज़ का पता नहीं होता तो क्या हम बता सकते हैं कि इस बार जो एरर आएगा वो ज़्यादा आएगा या कम आएगा? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हमें काजेज़ के ही नहीं पता, तो हम कैसे बताएंगे कि इस बार एक्चुअल वैल्यूज़ है जो हमारी मेजर्ड वैल्यू वो ज़्यादा आएगी या कम आएगी, मीन के वैल्यू आगे जाएगी या पीछे रहेगी, इसका हमें पता नहीं है। तो इट मीन्स ये जो एरर है ये एट ए सेम टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकते हैं। मतलब जो हम रीडिंग ले रहे हैं वो एक्चुअल से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक्चुअल से कम भी हो सकती हैं। ठीक है, कम या ज़्यादा दोनों हो सकती हैं। ठीक है, इट मीन्स कि इस एरर की डायरेक्शन के बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। Therefore it may be in positive and negative डायरेक्शन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में एट ए सेम टाइम हो सकती है। क्लियर? अब उसके बाद अगर इसके काजेज़ का हमें नहीं पता तो इसको कंप्लीटली हम फिल्टर्ड नहीं कर सकते, तो इट कैन नॉट बी वाइप्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि हमें काजेज़ का ही नहीं पता। बट इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल दी रीडिंग्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं उनकी एवरेज वैल्यू लें तो वो एवरेज वैल्यू मोस्ट एक्यूरेट मानी जाती है। तो हम एवरेज लेके इस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं कि जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगी इस डायामीटर की वो एक्यूरेट मानी जाएगी, मतलब उसमें एरर कम से कम होगा। लेकिन इसको कंप्लीटली हम फिल्टर्ड आउट नहीं कर सकते। अब इसके ऑपोजिट है दूसरी टाइप एरर की, जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब देखो, सिस्टमेटिक एरर ऐसी एरर है, सबसे पहली बात यह है कि इसके काजेज़ का हमें पता होता है, इसके काजेज़ का पता नहीं होता। इसकी डायरेक्शन का भी हमें पता होता है कि ये कौन सी डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इधर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी या नेगेटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि ओरिजिनल वैल्यू से इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, या नेगेटिव का मतलब है या कम आएगी, और ये भी हमें पता होता है। ठीक है, तो इसका हमें पता नहीं होता। अगर इसका काजेज़ का पता है तो इसको रेडिकेट भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रेडिकेट नहीं कर सकते, इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो फिर सिस्टमेटिक एरर क्या है? पहली बात तो यह कि ये सिस्टम में एरर की वजह से। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब कि जहाँ हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मिलकर सिस्टम बना रही हैं। सिस्टम में कौन कौन शामिल है? एक आपका अपरेटस शामिल है जिससे आप रीडिंग लेंगे, दूसरा आप खुद शामिल हैं या जो रीडिंग ले रहा है वो शामिल है, वो पर्सन, और तीसरा जिस टेक्निक से जो टेक्निक आप यूज़ करोगे कैलकुलेशन के लिए वो टेक्निक है। इट मीन्स ये तीन मेन चीज़ें मिलकर आपका सिस्टम बन रहे हैं। तो इसका मतलब है सिस्टमेटिक एरर क्या है कि ये सिस्टम में ख़राबी की वजह से आ सकती। ठीक है, सच टाइप ऑफ एरर दैट अकर इन ऑल दी रीडिंग्स इक्वली। सिस्टम में ख़राबी की वजह से होता है, लेकिन ये सारी रीडिंग में इक्वली आती है। इसका मैं मतलब समझाता हूँ। सपोज करो एक स्केल है, स्केल से मैं ये लेंथ मेजर करता हूँ, लेकिन स्केल 1 सेंटीमीटर जितना घिसा हुआ, तो वो इस मार्कर की भी लेंथ में कितनी एरर देगा? 1 सेंटीमीटर जितनी। उस समय कोई और चीज़ मेजर करता हूँ तो वो उसकी रीडिंग में भी कितनी एरर देगा? 1 सेंटीमीटर जितनी। कोई थर्ड चीज़ की लेंथ में कैलकुलेट करता हूँ तो उसमें भी कितना एरर देगा? 1 सेंटीमीटर जितना। इसका मतलब है उस इंस्ट्रूमेंट से मैं जितनी भी रीडिंग लूँगा उसमें एरर क्या आएगी? सेम। इसी तरह अगर ये आपके पास वर्नियर कैलिपर्स है, इसका ज़ीरो एरर है 0.2, तो इसे जितनी मर्जी रीडिंग ली जाए, जिसकी भी ली जाए, जिस क्वांटिटी की, उनमें कितना एरर आएगा? 0.2। हर एक रीडिंग में 0.2। तो इसलिए ये जो सिस्टमेटिक एरर है ये एक ऐसा एरर है जो तमाम रीडिंग्स में इक्वली आता है। क्लियर? और ये इसका हमें पता होता है कि ये एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन। अगर स्केल 1 सेंटीमीटर जितना घिसा हुआ है तो इसका मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन है। क्या मतलब? कि लेंथ 1 सेंटीमीटर जितनी कम आएगी। अगर स्केल की ज़ीरो की लाइन से भी स्केल थोड़ा सा बाहर की तरफ है, इसका मतलब है सपोज 1 सेंटीमीटर जितना बड़ा है स्केल, तो वो रीडिंग इतनी एक्स्ट्रा आएगी।
ठीक है, एक तरह से वो ओरिजिनल रीडिंग से 1 सेंटीमीटर जितनी ज़्यादा होगी, तो इसकी डायरेक्शन का हमें पता होता है, या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आकर होती है या नेगेटिव में, एट द सेम टाइम दोनों में नहीं होती। लेकिन इधर प्रोबेबिलिटी है कि 50% नेगेटिव में होगी, 50% पॉजिटिव में। लाइक इस तरह आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं कि आप यहाँ से बाल छोड़ते हो, बाल जो ही ज़मीन को स्ट्राइक करेगी तो आपने टाइम निकालना है। पहले टाइम आवाज़ मुझे आई तो मैंने स्टॉप वॉच को रोका, इसका मतलब है स्ट्राइक करने के बाद का टाइम आया। दूसरी बार मैंने कहा कि पहले मैंने लेट कर दिया, अब मैंने ज़मीन को टकराती ही रोकना है, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी में पहले क्लिक कर देता हूँ, तो दो रीडिंग ली, दोनों में 50-50% चांसेस। एक बार एक्सीड किया, एक बार रीडिंग कम आई, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रीडिंग्स आ रही। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब अगली बात ये है कि ये कितनी टाइप्स की हो सकती हैं। सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टम एरर की वजह से, सिस्टम क्या है, सिस्टम इन 3 चीज़ों के मिलने से बनता है, तो इसका मतलब है इसी की बेस पे ये 3 किस्म की हो सकती हैं। या तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट अगर हमारा ख़राब है, या पर्सनल एरर हो सकती है, अगर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इम्परफेक्ट वर्किंग कर रहा है या इनकोरेक्ट मार्किंग पॉइंट लगा रहा है, लेकिन कैसे वो मैं बताता हूँ। और थर्ड वन टेक्निक एरर, कि अगर जो टेक्निक आप यूज़ करें वो ठीक नहीं, लेकिन टेक्निक हम ठीक क्यों नहीं यूज़ करती, इसकी भी एक ख़ास वजह। देखो सबसे पहली बात क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये तो बहुत आसान है कि अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा ठीक नहीं, लाइक मेल फंक्शनिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट की वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर आकर होती है। अगर इंस्ट्रूमेंट ख़राब है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगी, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ख़राब होने का क्या मतलब है कि लाइक ज़ीरो एरर है आपके इंस्ट्रूमेंट में, ज़ीरो एरर, जैसे ये कि दोनों ज़ीरो मैच नहीं कर रहे, या फिर आप वोल्ट मीटर, एमीटर या इस तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, हम उनकी रेजिस्टेंस कुछ और मानते हैं कि जो थोड़ी रेजिस्टेंस उसको निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो होती है वहाँ, ठीक है, वो अफेक्ट तो करती है। इसी तरह रेजिस्टेंस और इसी तरह फ्रिक्शन वगैरह, लाइक ये पेंडुलम की लेंथ हमने इससे अटैच की हुई है, हम मानते हैं कि यहाँ फ्रिक्शन ज़ीरो है आइडियल के लिए, क्योंकि ये मिनिमम होती है इसलिए हम इसको नहीं लेते, लेकिन है तो फिर भी ठीक है। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन, तो ये 3 मेन फैक्टर हैं, ज़ीरो एरर, रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में ये 3 चीज़ें आती हैं तो वो लाजमी एरर देंगे। नेक्स्ट पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है, इम्परफेक्ट वर्किंग ऑफ अ पर्सन, के निगलिजेंस से वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है या उसको प्रॉपर पता नहीं है कैसे परफॉर्म करने, और उसकी वजह से वो इनकोरेक्ट मार्किंग पॉइंट लगा रहे। लाइक ये देखो कि लेंथ आपने मेजर करनी है इस मार्कर की, ठीक है, ये मार्कर मैंने यहाँ स्केल पे रखा हुआ है, स्केल का ये जो लास्ट पॉइंट है ये 9 सेंटीमीटर पे, ये वाला पॉइंट 7 सेंटीमीटर पे और बीच वाला 8। अगर एक बंदा यहाँ से देखे तो लाइट रेज इधर से आकर उसकी आंख में पड़ी, उसको नज़र आएगा कि इसकी लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अगर इधर से कोई देखे लाइट रेज यूँ आके इसकी आंख में पड़ी, उसको लगेगा कि 7 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, लेकिन एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में 7 और 9 के दरमियान है ये 8 सेंटीमीटर। तो अगर प्रॉपरली यहाँ से वो देखेगा तो तब उसको नज़र आएगी कि एक्चुअल रीडिंग इसकी 8 है। क्लियर। तो इस तरह इम्परफेक्ट वर्किंग या इनकोरेक्ट मार्किंग पॉइंट्स की वजह से ये पर्सनल एरर आती है। और थर्ड वन जो इसकी एरर है वो है टेक्निक एरर। टेक्निक एरर, लेकिन टेक्निक एरर जानबूझ के नहीं लगाई जाती। मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पास कोई और टेक्निक ही नहीं होती, कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं होती, तो इसलिए हम टेक्निक एक ही हमारे पास होती है वही लगाने पे मजबूर होते हैं। तो पता भी होता है कि उसमें एरर आएगी, तभी हमने वही लगानी होती। लाइक दिस, देखो सिंपल पेंडुलम के लिए जब हम टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं तो ये फार्मूला आता है 2π√L/g। लेकिन जब इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं तो साइन थीटा को जब हम थीटा पुट करते हैं हम कहते हैं थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल दैट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। लेकिन क्या जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल करते हैं तो हम बिल्कुल यहाँ ला के पेंडुलम को छोड़ देते हैं, नो हम इतनी दूर लेके जा छोड़, तो वो थीटा इतना बड़ा हमारे पास आता है, लाइक 10, 15, 20, 25। इट मीन्स थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो हम लेते नहीं, सिर्फ वहाँ लिखते हैं। तो ये एक टेक्निक है, लेकिन अब हमारे पास कोई और टेक्निक तो है नहीं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और सेकंड वन, सपोज करो कि ये लेंसेज
दो लेंसेज के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना। एक्चुअल टेक्निक ये है कि उनके सेंटर से, एक लेंथ के सेंटर से दूसरे लेंथ के सेंटर तक का फासला आपने निकालना होगा, वो एल कहलाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक लेंस के ये सरफेस है दूसरी लेंथ के सरफेस तक निकालते हैं। एक्चुअल तो यहाँ से यहाँ तक निकालना था, लेकिन निकाला हमने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर टेक्निक इस तरह की हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं वो भी किसका बाइस बनती हैं, सिस्टमेटिक एरर का, जिसकी वजह से हमारे पास रीडिंग में एरर आती है। अब लास्ट थिंग ये है कि क्या हम इस सिस्टमेटिक एरर को ख़त्म कर सकते हैं, मतलब इसको हम फिल्टर्ड कर सकते हैं? तो आंसर है येस, सिस्टमेटिक एरर कैन बी फिल्टर्ड। इसको हम फिल्टर कर सकते हैं, इसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं, वाइप आउट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके काजेज़ का हमें पता है। सपोज़ करो एक सर्किट है, उसकी रेजिस्टेंस का हमें पता है, निगलिजिबल है लेकिन पता है थोड़ी सी है, उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। अगर वो इतनी रेजिस्टेंस हम ऐड कर दें तो रीडिंग ठीक आएगी। इसी तरह एक स्केल से हम रीडिंग लेते हैं, हमें पता चल गया कि ये इतना घिसा हुआ है या इतना एक्स्ट्रा है इसकी लेंथ, तो वो इतनी रीडिंग हम अप्लाई करें तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी ज़ीरो एरर का हमें पता है कि 0.01 सेंटीमीटर सपोज, तो इतनी वैल्यू हम अप्लाई करें अपनी कैलकुलेटेड रीडिंग पे तो हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन फिल्टर सिस्टमेटिक एरर बाय अप्लाइंग कोरेक्शन फैक्टर। इन सारी चीज़ों का मतलब है कोरेक्शन फैक्टर। आर एक्सचेंज द फॉल्टी अपरेटिस विद मोस्ट एक्यूरेट वन, कि जो फॉल्टी अपरेटिस है अगर कोई ज़्यादा रीडिंग में गड़बड़ कर रहे तो उसको एक्सचेंज कर दो और कोई अच्छा अपरेटिस ले लो जो ज़्यादा एक्यूरेट हो। या फिर अगर आपको टेक्निक मतलब जो आपके पास मेन काजेज़ हैं उनका पता है, तो चाहे रेजिस्टेंस है पता है आपको, ज़ीरो एरर है इसका भी पता है, फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का भी पता है, तो ये कोरेक्शन फैक्टर आप अप्लाई करके इस एरर को फिल्टर्ड कर सकते हैं, इस एरर को आप वाइप आउट कर सकते हैं। तो ये मेन आपके पास एरर है और इसकी टाइप्स हैं और इनके बारे में आपने अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर सून आई विल अपलोड।